हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, जो अपन टॉपिक अपना चल रहा था खाद्यान्न फसलें, जो पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने चावल के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में अपन जो खाद्यान्न फसलों में अपनी दूसरी जो महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसलें जो फसल थी उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। और दूसरी अपनी जो खाद्यान्न फसल थी वो है अपने पास में गेहूँ। यानी पिछले वीडियो में आपने चावल के बारे में, यानी चावल जो खाद्यान्न फसल हैं उसके बारे में, उसका विश्व वितरण, उसके उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं थी उनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। और आज हम अपन पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। सबसे पहले अपन गेहूं का एक बेसिक अपन परिचय अपन देख लेते हैं कि गेहूं की जो फसल हैं वो रबी की ऋतु में की जाती है। रबी की जो अपना फसल ऋतु हैं उसमें गेहूं की फसल की जाती है। यानी अपन इसका जगह सीज़न अपन देखें तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसको बोया जाता है और मार्च और अप्रैल के मध्य इसको काट लिया जाता है। यानी कि तो अपने पास में क्या आ रही है कि जो गेहूं की फसल है वो कौन सी फसल ऋतु में बोई जाती है? रबी के सीज़न में इसको बोया जाता है। बोने का जो समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य, और जो काटने का जो समय है वो मार्च से अप्रैल के मध्य इसको काट लिया जाता है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। जो गेहूं की जो फसल है संपूर्ण विश्व में जो खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं की फसल। यानी कि जितनी बड़ी खाद्यान्न फसल हैं उनमें अगर क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्र पर गेहूं की फसल बोई जाती है। गेहूं की जो फसल हैं वो संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या है उसकी 50% खाद्य आपूर्ति, यानी जो 50% जो खाद्य आपूर्ति गेहूं के द्वारा की जाती हैं। अब इसके बाद में अपन देखें कि गेहूं में एक अपने पास में, जैसे अपने पिछले वीडियो में जब चावल पढ़ा था उस समय चावल में स्टार्च यानी मांड और कार्बोहाइड्रेट आया था, वैसे ही गेहूं में एक ग्लूटेन नामक तत्व पाया जाता है। ग्लूटेन नामक तत्व पाया जाता है, एक प्रोटीन तत्व है ये। यानी ग्लूटेन जो नामक तत्व है वो कौन सा अपने पास में एक प्रोटीन जो तत्व है जिसकी जो मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो ये शरीर में, जैसे अपना आम जो भाषा की अगर बात करें तो ये एलर्जी का काम करता है। यानी कि एक एलर्जी का काम करता है। इस तत्व की मात्रा बढ़ने से, जैसे अपन गेहूं का खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो अपन को शरीर जो है एक भारी सा अपन को लगने लग जाता है। इसी की तरह अगर अपन दूसरे तत्वों का, दूसरे जो खाद्यान्न फसलों का अपन सेवन करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत अपन को हल्का महसूस होता है। अब ये जो ग्लूटेन जो तत्व है उसको अपन कैसे पहचाने गेहूं की फसल में? जैसे आपने गेहूं का जैसे पिसाने के बाद में दलिया वगैरह अगर बनाते हैं, उस दलिये में आपने देखा होगा कि वाइट सा लसलसा पदार्थ आपको दिखेगा। यानी जो लसलसा सा जो पदार्थ दिख रहा है गेहूं के जो अपन जो बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसमें जो दलिया अपन बना रहे हैं उसमें जो लसलसा सा वाइट सा जो पदार्थ दिखेगा चिकना सा, वो ग्लूटेन एक प्रोटीन तत्व ही पाया जाता है जो गेहूं के साथ में जौ में भी पाया जाता है और राई में भी पाया जाता है। यानी ग्लूटेन जो तत्व हैं वो जौ में और राई में और गेहूं तीनों में ही पाया जाता है। यह था अपने पास में गेहूं के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब इस गेहूं के जो अपने उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, यानी कौन से क्षेत्रों में कितना तापमान और कितनी वर्षा इसके लिए होनी चाहिए, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, पहले अपन बात कर लेते हैं कि गेहूं जो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण जलवायु में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसल है। यानी पहले अपन बात करें तो गेहूं की जो फसल है वो शीतोष्ण जो जलवायु है उसमें उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसल है। इसमें जो अपने पास में से गेहूं की जो फसल है
उसका अगर उत्पादन का अपन अक्षांशीय विस्तार अपन देखें, यानी पूरे जो विश्व की अपन बात करें और उसका अक्षांशीय विस्तार की अपन देखें कि कौन कितने अपने डिग्री जो अक्षांशों में ये गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ग्लोब में जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अपने पास में जो भूमध्य रेखा होती हैं वो अपने संपूर्ण संसार को 2 गोलार्धों में बांटती हैं। ऊपर वाला अपने पास में है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला अपने पास में आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध की अपन बात करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की अपन बात करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चावल की कृषि की जाती है। अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री, यानी दक्षिणी गोलार्ध की अपन बात करें तो 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी अक्षांशों में इसकी जो गेहूं की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। यानी गेहूं की जो फसल का जो उत्पादन हो रहा है उसका अगर अपन अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अपन बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो अपने पास में गेहूं की कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती है। वहीं अपन दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी जो गोलार्ध में अपने पास दक्षिण जो अक्षांश हैं वहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। यह था इसका अक्षांशीय विस्तार। अब उसमें बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कितना इसके लिए अपने पास में टेम्परेचर अपने पास में चाहिए। तो गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु का जो अपने पास में पौधा होने के कारण यहाँ पर या ऐसे क्षेत्र जो अर्ध शुष्क या आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गेहूं की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। यहाँ पर गेहूं की कृषि के लिए जो तापमान अपन को चाहिए उस तापमान को अगर 3 भागों में अपन डिवाइडेशन कर दिया जाए तो पहले जो भाग की अपन बात करते हैं जब गेहूं की फसल को बोया जाता है, यानी गेहूं के बीज बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी जब गेहूं की फसल को बोया जाए बीज बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके अगर प्रारंभिक विकास की बात अपन करें कि जो फसल का जो प्रारंभिक विकास होगा उस समय अपन को कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी गेहूं की फसल का जो प्रारंभिक विकास हो रहा है उस समय अपन को कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो 10 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया अपने पास में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसमें आवश्यकता होती है। थर्ड जो अपने पास में जो भाग आ रहा है कि जो पकते समय, यानी गेहूं की फसल जो पकते समय अपन को कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की फसल के लिए अपन ने जो तापमान का जो डिवाइडेशन किया था उसको मुख्य रूप से अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में अपन ने बांट दिया। पहला जो समय था कि जब बीज बोया जाए उस समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक विकास के समय अपन को 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और गेहूं की फसल को पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही इस समय जो अपना जो आकाश है वो बादल रहित और बिल्कुल खिली हुई धूप होनी चाहिए। अगर इस समय वर्षा हो जाती है तो इसमें चेपा जैसा या रतुआ जैसा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह था इसके लिए तापमान के बाद अपन दूसरा बात करते हैं वर्षा, कि गेहूं की फसल के लिए अपने पास में उत्पादन करने के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर शुरुआत में अपन देखें तो औसत जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वर्षा की जो मात्रा है वो 40 सेंटीमीटर से कम है, यानी जो वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर, यानी जिन क्षेत्रों में जो वार्षिक जो वर्षा का औसत है वो 40 सेंटीमीटर से कम होता है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यह था अपने पास में तापमान और वर्षा।
यानी जो अपने पास में जो गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए दो जो अपने पास में जलवायु के जो कारक आ रहे हैं, तापमान और वर्षा। तापमान 10 डिग्री से लेकर अपन कहे कि औसत अगर देखें 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की अपन बात कर लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। तापमान और वर्षा के बाद में अपन बात करते हैं कि गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, यानी कौन सी मिट्टी में अपन गेहूं की फसल को बोएं तो वहां पर उत्पादन अच्छा हो सकता है। तो अपना अगला जो पॉइंट है वो आएगा मिट्टी, यानी गेहूं की फसल के लिए अपन सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। अगर जैसे अपन चावल के अनुसार देखें, चावल में काप, चीका, दोमट मिट्टी थी, तो यहाँ पर एक शब्द और जुड़ गया, महीन काप मिट्टी। महीन काप मिट्टी या अपन कह सकते हैं चीका प्रधान, चीका प्रधान दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन यानी एक तो अपने पास में कौन सी आ गई, महीन काप मिट्टी या चीका प्रधान दोमट मिट्टी आ गई। दूसरे अपन इसी मिट्टी में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भारी चीका मिट्टी के साथ हल्की रेतीली मिट्टी में भी, हल्की रेतीली मिट्टी में भी चावल की जो कृषि है वो आराम से उत्पादित की जा सकती हैं। पहला अपने पास में आ गया काप मिट्टी या चीका प्रधान दोमट मिट्टी आवश्यकता होती है। नंबर 2 अपने पास में भारी चीका मिट्टी या हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। नंबर 3 अपन मिट्टी की बात करते हैं तो अपने मध्य अक्षांशों में जो 30 से 35 डिग्री अपन ने जो उत्तरी अक्षांश की अपन बात कर रहे थे उनकी अगर बात कर लेते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की अपन बात कर लेते हैं तो उन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं चरणोजम। चरणोजम मिट्टी तथा काली मिट्टी, चरणोजम मिट्टी तथा काली मिट्टी में भी गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि इस मिट्टी में जीवाश्म और नाइट्रोजन की मात्रा, जीवाश्म है नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म में पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म जीवों के अंश, सड़े गले जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनके अंश से बनी हुई खाद प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ पर चरणोजम और काली मिट्टी में भी गेहूँ की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। ये थी अपने पास में मिट्टी की गेहूँ की फसल के लिए उत्पादन के लिए कौन कौन सी मिट्टी, महीन काप मिट्टी, चीका प्रधान दोमट मिट्टी, भारी चीका मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी में भी, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में चरणोजम और काली मिट्टी में भी गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चरणोजम और काली मिट्टी उसमें जीवाश्म अंश और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय की अगर परिस्थितियों की अगर देखें अपन तो कैसा यहाँ पर धरातल होना चाहिए, यानी कि गेहूं की फसल के लिए अपने पास में धरातल कैसा होना चाहिए। गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः ढाल युक्त धरातल होना चाहिए, सामान्यतः ढाल युक्त धरातल होना चाहिए जिससे कि पानी आसानी से उसका निकास हो जाए। ये परिस्थितियां अपन मान लेते हैं कि मान्य न हो, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में बन गई है कि अपने को पास में समतल धरातल होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो सभी जो कार्य हैं, चाहे वो निराई गुड़ाई का हो, चाहे वो फसल की कटाई का हो, सभी कार्य मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाने लग गया है। इस कारण से गेहूं की फसल के लिए सबसे जो उपयुक्त धरातल है वो समतल धरातल होना चाहिए, जिससे कि इसमें कटाई निराई गुड़ाई का जो कार्य है वो भी आसानी से किया जा सके। ये वो बात हो गई अपने पास में धरातल। धरातल के बाद में अपन बात करते हैं रासायनिक खाद एवं उर्वरक। अपने पास में दो शब्द आ रहे हैं, रासायनिक खाद और उर्वरक। अपने पास में उर्वरक शब्द भी जो है खाद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर रासायनिक खाद जो केमिकल है, जैसे अपने पास में अमोनियम सल्फेट है, या अपनी जो गाँव में जो यूज़ करते हैं उसके लिए अपन बात करें तो DAP है, यूरिया है, उनके लिए अपन रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अपने पास में जो नेचुरल जो खाद है, हरी खाद है, जो अपने पास में गोबर की खाद है, उनके लिए अपन उर्वरक जो अपन सामान्य रूप से शब्द अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जो अगला जो अपने पास में पॉइंट था कि रासायनिक खाद और उर्वरकों की भी अपन को आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसको बोने के बाद में जो भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींचने का काम करती हैं। लगातार अपन को उत्पादन लेना है तो उस मिट्टी को अपन को उपजाऊ भी बनाए रखना है, और उपजाऊ बनाए रखने के लिए अपन को नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट और हरी खाद, गोबर की खाद आदि खादों का लगातार प्रयोग करते रहना अपन को चाहिए, जिस वजह से अपन को जो वांछित अपन को उत्पादन अपन को लेना है वो अपन को प्राप्त हो सके। अगला जो अपने पास में जो टॉपिक आ रहा है, श्रम व पूंजी। अब इसमें कितने तो मानवीय, जैसे अपन ने जो चावल उत्पादन में पढ़ा था कि उसमें मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। गेहूं की जो कृषि है उसमें मशीनीकृत यंत्रों का सर्वाधिक वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो खेत की जुताई का काम हो, चाहे वो फसल की निराई गुड़ाई का काम हो, चाहे वो फसल की कटाई का काम हो, चाहे फसल को और चारे को अलग करने वाला जो कार्बाइन क्रू है या थ्रेसर अपन जिसको बोल सकते हैं उसका अपन काम हो, उन सब में मशीनों से द्वारा काम में लिया जाता है। इसलिए इसमें पहले तो अपन को ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है, मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जो काम है वो मशीनों के द्वारा संपन्न कर लिया जाता है। अतः चावल जो अपने पास में गेहूं की जो कृषि है उसमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है, जबकि अधिकांश काम मशीनीकृत होने की वजह से इसमें अत्यधिक मात्रा में जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्तमान समय में जो अपने बड़े विकसित जो देश हैं उनमें जो गेहूं की कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों में की जाती हैं, इस वजह से भी वहाँ ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ये थे अपने गेहूं उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं, जहाँ से यानी ये जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं होगी वहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। पहले अपने पास में जो जलवायु वाले जो कारक थे, जलवायु वाले कारकों में अपने पास में आ गए थे तापमान और वर्षा, और उसके बाद में अपने पास में था मिट्टी के बाद में धरातल के बाद में अपने पास में रासायनिक खाद, उर्वरक, और लास्ट था अपने पास में श्रम और पूंजी। आज अपन एक टॉपिक और देख लेते हैं कि गेहूं की जो फसल है उसका जो सीजन के अनुसार जो बुआई होती है ऋतु के अनुसार वो किस प्रकार से, यानी कौन सी ऋतु में कितनी प्रतिशत गेहूं की बुआई की जाती है। तो गेहूं की फसल को बोने के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो गेहूं की फसल को जो बोने के आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं, तो गेहूं की फसल को मुख्य रूप से दो जो अपने पास में जो फसल अपन कह सकते हैं ऋतु में बोया जाता है। पहले अपन बात कर लेते हैं शीतकालीन, जो विशेष रूप से जैसे अपन बात कर रहे थे कि गेहूं की फसल को मुख्य रूप से रबी की ऋतु में फसल ऋतु में बोया जाता है, तो वो अपने पास में आ रहा है शीतकालीन, जो अपने पास में जो अपने अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है। इसमें जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में जो गेहूं का उत्पादन होता है उसको चिमड़ा गेहूं बोलते हैं, जबकि अपने पास में आर्द्र जो कृषि वाले जो क्षेत्रों में गेहूं की जो फसल की जाती है उसको नरम गेहूं कहा जाता है। और संपूर्ण जो गेहूं उत्पादन का 80% शीतकालीन जो ऋतु होती हैं उसी में उत्पादित किया जाता है। यानी कि शीतकाल में जो गेहूं का उत्पादन होता है वो अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले गेहूं को चिमड़ा गेहूं कहते हैं, और आर्द्र जो कृषि क्षेत्र में आर्द्र जो अपने जलवायु वाले क्षेत्रों में जो गेहूं की जो कृषि की जाती है उसको नरम गेहूं कहते हैं। और कुल गेहूं उत्पादन का 80% शीतकाल में ही होता है। नंबर 2 आता है अपने पास में बसंतकालीन। बसंत काल में जो बसंत ऋतु में उत्पादित होने वाले गेहूं को बसंतकालीन
गेहूं कहते हैं और इनको मुख्य रूप से चेपा या चीपा गेहूं के नाम से इनको जाना जाता है। ये था अपने पास में गेहूं की जो बुआई हो रही है, बोने के आधार पर दो प्रकार से गेहूं की फसल का वर्गीकरण किया गया है, शीतकालीन और बसंतकालीन। आने वाले जो वीडियो में अपन गेहूं की जो फसल का विश्व वितरण यानी कि विश्व में कहाँ कहाँ गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। इसकी आगे की जानकारी के साथ में आप अपडेट होना चाहते हैं तो कॉलेज के जो अपना जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।